डॉक्टर संजय कि अगर मुस्लिम वोट बैंक पे डॉक्टर जावेद, प्रोफेसर जावेद और ये शाहनवाज आलम दोनों के बीच में संघर्ष होता है तो इसका फायदा तो जेडीयू को मिल सकता है। मुजाहिद आलम भी मुसलमान उम्मीदवार हैं, एक बीजेपी का वोटर होगा, उनका अपना वोटर होगा और कुछ मुस्लिम वोटर्स भी तो उनकी तरफ आ सकते हैं। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में अगर हम पूर्णिया और किशनगंज की बात करें तो क्या आपको दिखाई पड़ता है कि अभी भी गुंजाइश जेडीयू के लिए है? क्या संतोष कुशवाहा पूर्णिया से बाजी मार ले सकते हैं या मुजाहिद आलम किशनगंज से बाजी मार सकते हैं? नहीं, पहले हम लोग किशनगंज की बात करेंगे तो अख्तरुल इमाम इनके एआईएमआईएम के कैंडिडेट और पिछली बार भी वो तीसरे नंबर पर रहे थे अख्तरुल इमाम। तो इस बार भी फिर वही है कि अख्तरुल इमाम, मोहम्मद जावेद जो वहां के सिटिंग एमपी हैं और मास्टर मुजाहिद जो हैं, तो अगर ध्रुवीकरण होता है वोटों का और 30% हिंदू वोटों का अगर ध्रुवीकरण यह मास्टर मुजाहिद के तरफ होता है और अख्तरुल इमाम, चूंकि इस बार एआईएमआईएम अपनी पूरी ताकत किशनगंज में लगाए हुए हैं, उनको लगता है कि हम कई जगहों पर अपनी ऊर्जा लगाएं, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी ऊर्जा किशनगंज में ही लगाएं जहां 70% मुसलमान हैं। तो अगर देखना होगा कि अख्तरुल इमाम मुसलमानों का कितना वोट ले पाते हैं। अगर एक अच्छा खासा वो वोट ले लेंगे तब तो स्वाभाविक है कि जो मोहम्मद जावेद हैं, जिनके बारे में लोगों की शिकायतें हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है और ये है कि ये हमसे दूरी बना करके रखते हैं, मुलाकातें तक नहीं हो पाती हैं, बातें नहीं हो पाती हैं इनसे, तो मोहम्मद जावेद से एक नाराजगी है। क्या उसका लाभ अख्तरुल इमाम को मिल पाता है? और अख्तरुल इमाम अगर उसमें जाते हैं तो 30% हिंदू वोट जो गोलबंद होता है जनरली किशनगंज में, और अगर 20% भी वोट या 10% वोट भी वो अगर मुसलमानों को लेने में वो सक्षम हो सकते हैं या हो जाते हैं तो जेडीयू की तस्वीर वहां मजबूत हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक किशनगंज की बात है, देखिए पूर्णिया में एक जन स्वीकृति पप्पू यादव के पक्ष में बन रहा है। वो कितनी बात, कब तेजस्वी यादव की बात मानेंगे नहीं मानेंगे। अब 26 अप्रैल को नरेंद्र मोदी की सभा अररिया में है और 26 अप्रैल को ही सेकंड फेज का चुनाव है। पूर्णिया में है, किशनगंज में है, आपका बांका में है, कटिहार में है, भागलपुर में है। तो अररिया और पूर्णिया में बहुत अंतर नहीं है। तो अररिया में अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं और अगर ध्रुवीकरण होता है तो स्वाभाविक तौर पर संतोष कुशवाहा को एक एज मिलेगा। लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को एक जन स्वीकारिता है, वो चाहे यादव समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, एक स्वीकारिता है पप्पू यादव का। आज ही मैंने अखबार में देखा कि उन्होंने कहा कि भाई चूंकि मेरे सरनेम में यादव लगा हुआ है इसलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की पसंद में नहीं। और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का टिकट काटा, ये बात भी कहीं ना कहीं से परकुलेट होकर के जनता के बीच में चली गई है। ये जो नाराजगी है, इस नाराजगी का भी खामियाजा आरजेडी को वहां उठाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद आरजेडी लड़ाई में तीसरे नंबर पर न चले जाए और संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव की लड़ाई भी पूर्णिया में दिख रही है। क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जिस तरह से, और मैं 99 में बताता हूँ, 99 में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे पूर्णिया से, और उस समय लालू यादव ने भी विरोध किया था। पप्पू यादव समाजवादी पार्टी से, सोच लीजिए कि बिहार में समाजवादी पार्टी की क्या ताकत है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और पूर्णिया से जीत गए थे। तो पूर्णिया में पप्पू यादव का अपना व्यक्तिगत प्रभाव है। वो सारे जातीय समीकरण, सारे जो ध्रुवीकरण के समीकरण और पार्टियों का प्रभाव पप्पू यादव अपने कनेक्शन से डाइल्यूट कर देते हैं, परिणाम पप्पू यादव के हिस्से में आ जाता है। तो लालू यादव अब सोचिए कि 99 में किस तरह से शिखर पर थे
और लालू यादव का व्हीप चलता था कि एक बार उन्होंने मैसेज कर दिया तो क्या होता था। अभी तो 2 टिकट के बाद ऐसे ही मुसलमानों में उदासीनता और नाराजगी है आरजेडी के खिलाफ कि ये माई की कैसी पार्टी, जब हमारे हिस्से में ही 2 सीटें मिलती हैं। तो पप्पू यादव को एज मिलते हुए पूर्णिया में अभी दिख रहा है, जो कई लोगों से मेरी पूर्णिया में बातें हो रही है। जिस तरह से पप्पू यादव जातीय सीमा से निकल गए हैं और कहा जा रहा है कि नहीं, हर के सुख में दुख में ये खड़े होते हैं, चाहे वो बाढ़ की विभीषिका हो या कोरोना का काल हो या किसी के घर में मातम हो, पप्पू यादव वहां खड़े रहते हैं। ये पप्पू यादव को एज मिलते हुए दिख रहा है। देखना होगा कि क्या संतोष कुशवाहा फिर एक बार बाजी मार लेते हैं या पप्पू यादव एज लेते हैं। बीमा भारती की जहां तक बात है, जब तक मुसलमान का वोट इधर टर्न नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि बीमा भारती केवल गंगोता वोट के भरोसे कोई बहुत करिश्मा दिखा देंगी पूर्णिया में जाकर के। तो पप्पू यादव घर से संतोष कुशवाहा की लड़ाई दिखती है। हाँ, ट्रायंगुलर फाइट तो है। उस ट्रायंगुलर फाइट में तीनों हैं, बीमा भारती भी हैं, पप्पू यादव भी हैं और संतोष कुशवाहा भी। तो सवाल ये उठता है कि असुद्दीन ओवैसी का जो फैक्टर है, अगर वो किशनगंज में काम करता है, खास तौर पर जो प्रचार करने पहुंचे हैं विनय जी, तो आप ये मानते हैं कि वहां से जेडीयू को एज मिल जाएगा। लेकिन कटिहार की स्थिति क्या नजर आती है? वहां पर कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी हैं, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे जैसे ही मैं लोगों के बीच जाता हूं कहता हूं मैं मोदी का उम्मीदवार हूं, लोग कहते हैं वोट आप ही को मिलेगा, और लोग खुशी खुशी कहते हैं वोट आप ही को देंगे, और फिर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के काम पर भी वोट मिलेगा। सवाल ये उठता है कि पिछली बार 50,000 के आसपास तकरीबन वोटों से वो जीते थे, क्या इस बार आप कटिहार में तारिक अनवर जो कि 5 बार सांसद रहे, उनको हराते हुए आप देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि दुलाल चंद गोस्वामी का परफॉर्मेंस रिपीट होगा, एक बार फिर बाजी मार सकते हैं और पूर्णिया में पप्पू यादव संतोष कुशवाहा पे हावी होंगे? और जहां तक किशनगंज का सवाल है, तो एआईएम और कांग्रेस की लड़ाई में मुजाहिद आलम बाजी मार सकते हैं? नहीं, जहां तक के तारिक अनवर का सवाल है तो ये कटिहार सीट इस बार जो हम लोगों के पास सूचना है उसमें कटिहार सीट पर तारिक अनवर बढ़त बनाए हुए, और चूंकि तारिक अनवर उस क्षेत्र में 1980 से काम करते रहे, 80 में पहली बार कटिहार से वो सांसद चुने गए थे। बाद बीच के कुछ कालखंड ऐसा हुआ जब वो कांग्रेस से अलग हुए तो सोनिया गांधी उनको पसंद नहीं करती थी उस समय, और जब कांग्रेस से उम्मीदवार देने का बात होता था तो सोनिया गांधी के पास जो नाम दिया जाता था तो उस नाम का यही खासियत बताया जाता था कि अगर इसको कैंडिडेट बनाया जाएगा तो तारिक अनवर चुनाव हार जाएंगे। और उसका कारण हुआ कि उसे कैंडिडेट को कांग्रेस खड़ा करती थी और तारिक अनवर 99 में हार गए, 2004 में हार गए, 2009 में हार गए, और भारतीय जनता पार्टी के निखिल चौधरी लगातार 3 बार, जबकि निखिल चौधरी जिस समाज से आते थे, भूमिहार समाज से, उनकी आबादी बहुत कम थी उस कटिहार में, बावजूद वो लगातार 3 बार, और केंद्र में जब सीपी ठाकुर के पहले उनको मंत्री भी बनाया गया केंद्र में, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको रहने का सौभाग्य मिला। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति है। आज क्या है कि देश स्तर पर मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस ही रोक सकती है। जबकि भागलपुर दंगे के बाद, 89 में भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस से नाराज हो गए थे मुस्लिम समाज के लोग, और 89 में जो कांग्रेस की पराजय हुई उस समय भी तमाम जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो आपसी बातचीत में कहते थे कि सत्येंद्र नारायण सिंह के कारण हम हार गए चुनाव, क्योंकि उस समय सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री बिहार के थे, और कहा जाता था कि सत्येंद्र नारायण सिंह कंट्रोल नहीं कर पाए 89 के दंगे को, ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, और जिसके कारण तमाम देश में कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे और उस समय बीपी सिंह की सरकार बनी। तो मुसलमान का झुकाव इस बार निश्चित रूप से, अगर आप तेलंगाना को देखिएगा, आप कर्नाटका को देखिएगा, हर जगह कर्नाटका वगैरह में तो देवगौड़ा की पार्टी को अंत में बीजेपी से समझौता करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि मुस्लिम उनको छोड़ दिया।
क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस के बाद मुस्लिम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ी थी। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के साथ, जहां कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार है, वहां कांग्रेस के साथ मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि किशनगंज में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, कटिहार में भी स्थिति अच्छी है, और पूर्णिया का जो बात है, पूर्णिया में ट्रायंगुलर मुकाबला है। कौन कम है कहना मुश्किल है। पप्पू यादव की अपनी एक लोकप्रियता है, लेकिन पूर्णिया में जो पूर्व सांसद थे एनके सिंह के भाई, जो वहां से इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनका बड़ा फैक्टर है। अभी तीनों उम्मीदवार जो है, जदयू के, बीजेपी के, जदयू के, आरजेडी के और पप्पू यादव, तीनों उनसे समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका समर्थन जिनको मिलेगा वो थोड़ा सा अपर हैंड उसका हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी वहां आरजेडी के साथ है, और पप्पू यादव कांग्रेस में अपने को विलय किए, लेकिन कांग्रेस उनको सहारा देने में असफल रही। और बीमा भारती को खड़ा करके आरजेडी ने एक चाल चलने का काम किया, क्योंकि ये बीमा भारती के वोट का जुड़ाव एनडीए के तरफ था। इस वोट को एनडीए से निकालकर इस बार अगर बिहार के चुनाव को आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव ने हर जगह जाति समीकरण इस तरह से बैठाने का काम किया कि हर जगह जो एनडीए का वोट माना जाता था, उस वोट को एनडीए के पॉकेट से छीनने का काम किया। चाहे मिथिल, ये आप देखिएगा कुशवाहा उम्मीदवार को गया के इलाके में, औरंगाबाद और नवादा में खड़ा करने का, या पासवान उम्मीदवार को, पासवान का 2-2 टिकट इन्होंने देने का काम किया, एक गोपालगंज से, एक गया से, वहां भी पासवान, जो पासवान कोर वोटर माने जाते। इसी तरह से भूमिहार को 3 टिकट देने का काम किया, जो कोर वोटर तो कोर वोटर को लालू प्रसाद यादव एनडीए से निकालना चाह रहे और अपने साथ जोड़ना चाह रहे। तो इसका भी असर, क्योंकि 14 में भी जब जनता दल यूनाइटेड अकेला लड़ने का काम किया था बिहार में, तो केवल जनता दल 2 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। उसमें 1 सीट पूर्णिया का था, कुशवाहा जी का। तो जनता दल का भी वहां जनाधार है। और ये ट्रायंगुलर फाइट में मुसलमान अभी डिसाइड नहीं कर पाया है, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर देखिएगा तो नीतीश कुमार का भी क्रेडेंशियल इमेज रहा है। लंबे समय तक वो चीफ सेक्रेटरी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाए रहे, गृह सचिव मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाए रहे, कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करते हैं, मुस्लिमों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और ये जो प्रचार करने गए वहां उसको बताने का काम किया कि भाई आपके लिए हमने क्या क्या किया। तो जदयू के प्रति, खास करके नीतीश कुमार के प्रति, मुसलमानों में कोई बहुत नाराजगी नहीं है। तो हो सकता है कि वहां जो मुकाबला होगा, ट्रायंगुलर मुकाबला होगा, और कोई भी आगे निकल सकता है। पप्पू यादव ठीक है, पप्पू यादव की अपनी लोकप्रियता है, तो पप्पू यादव का कुछ डिसएडवांटेज भी है। जिनका बाहुबली होना उनको डिसएडवांटेज, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं वो थोड़ा सा उनसे भयभीत भी रहते हैं। पप्पू की अपनी छवि है और वो नया छवि गढ़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई लोग, अजीत सरकार में जो उनका नाम आया था उसके कारण वहां के कुछ वर्ग में नाराजगी आज भी रहती है पप्पू यादव के प्रति।